हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आपको आपके सिलेबस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसका नाम है रैखिक समीकरण। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को खूब ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। एकदम अच्छे से बेसिक टू हाई लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। सारे कंसेप्ट बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लियर होंगे। साथ ही साथ मैं उस पॉइंट पर जरूर फोकस करूंगा जिस पॉइंट का यूज करते हुए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे लिखा हुआ रैखिक समीकरण, जिसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ये हमारा चैप्टर है। डियर स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन जो हमारे रैखिक समीकरण होते हैं मेनली हमारे सिलेबस में 2 हैं। एक है एक चरों वाला रैखिक समीकरण, एक होता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक चरों वाला रैखिक समीकरण बहुत ही बेसिक सा हो गया, क्लास 8th वगैरह में पढ़ाया जाता है, वो वाला आपके एग्जाम में नहीं आता। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बिहाफ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में हमारे सिलेबस में क्या क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उन समीकरणों के हल के मीन्स या कह सकते हैं उनका जो सल्यूशन होता है, उसका जो हल आता है, उसके नेचर के बारे में जानना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा इस दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, अनंत हल होंगे, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था, या कोई हल नहीं होगा, इसके भी यहाँ पर क्वेश्चन आता है। दूसरा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की अलग अलग विधियां क्या होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के बिहाफ पर। आपको मेरे द्वारा 2 लेक्चर मिलने वाला है, उन दोनों लेक्चर की हेल्प से आप कंप्लीट इस चैप्टर को समझ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट देखो, रैखिक समीकरण क्या होता है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि समीकरण क्या होता है। समीकरण अर्थात इक्वेशन क्या होता है, और इक्वेशन को जानने के लिए हमें थोड़ा सा राशियों के बारे में पता होना चाहिए। चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है। लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि राशियाँ क्या होती हैं। राशियाँ जिसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, क्वांटिटीज़ कहते हैं। और वो भी हम लोग क्वांटिटीज़ कहाँ पे पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हम ठीक है क्वांटिटीज़ जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स में। ध्यान रखिएगा, ये हम लोग फिजिक्स वाली सदिश और अदिश राशि की बात नहीं कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर हम मैथमेटिक्स में राशियों की बात करें, क्वांटिटीज़ की बात करें, तो मैथमेटिक्स में जो राशियाँ होती हैं उनको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। एक को हम बोलते हैं बच्चों अचर राशि, ठीक है, अचर राशि जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी, या नॉर्मली हम लोग इसको कांस्टेंट्स बोल देते हैं, ठीक है, आराम से समझते चलना। दूसरे प्रकार की जो राशियां होती हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं चर राशियां। कौन सी राशियां? चर राशियां बोलते हैं, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में वेरिएबल क्वांटिटीज़, या नॉर्मली हम लोग इसको वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहें डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारी जो अचर राशियाँ होती हैं ये 2 तरह की होती हैं, ठीक है। एक होता है डियर स्टूडेंट्स, एक जो है अस्थाई अचर होता है। एक होता है डियर स्टूडेंट्स कौन सा अचर? एक होता है अस्थाई अचर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स परमानेंट कांस्टेंट, ठीक है, परमानेंट कांस्टेंट एक को हम लोग बोलते हैं। और दूसरा जो होता है डियर स्टूडेंट्स को बोलते हैं अस्थाई अचर। क्या बोलते हैं? अस्थाई अचर कहते हैं, जिसको टेम्पोररी कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। टेम्पोररी कांस्टेंट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। आराम से समझिएगा, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी चीज़ जो है डियर स्टूडेंट्स चर राशि, जिसका मान देखो, चर राशियाँ जो होती हैं ये भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है डियर स्टूडेंट्स स्वतंत्र चर, एक होता है स्वतंत्र चर जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं परतंत्र चर, ठीक है। क्या बोलेंगे? परतंत्र चर बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं।
अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसका किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप अपने डीडी सर का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो आपके पास कॉपी और पेन होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको केवल क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराता हूँ कि 10-20 क्वेश्चन लेकर के चले आऊँ और 2-3-4 घंटे उसमें फालतू, ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपको लॉजिक को समझना है, कंसेप्ट का यूज़ करना है, तभी आपको मज़ा आएगा। इसीलिए मैं लेक्चर देता हूँ ना। एक मतलब क्वेश्चन सॉल्व कराना कोई भी करा सकता है ना, आपको बुक में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनका सलूशन मिल जाएगा, लेकिन पढ़ाने वाला काम एक टीचर ही कर सकता है। इसलिए मैं टीचर हूँ, तो मैं टीचर वाला काम कर रहा हूँ और आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पूरी ज़िंदगी आपको काम आएंगी। अभी आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करें, अभी तो ये हेल्प करेगी ही, आगे चल के आप लोग जब फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन करेंगे, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। इसलिए पढ़ाई बेहतर तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये अचर राशि क्या होती है। तो सबको पता है कि अचर राशियाँ मतलब वे राशियाँ जिनका मान कभी बदलता नहीं है, हमेशा फिक्स रहता है, उसी को हम लोग अचर राशि कहते हैं। जैसे आपको पता है पाई का मान 22/7 होता है, कैपिटल जी है 2, 4, 6, 8, ये सब जो संख्याएं हैं, ये सब कौन सी राशियां होती हैं डियर स्टूडेंट्स? अचर राशियां होती हैं। चर राशियों को जनरली हम लोग x से, y से, z से etc ना, इन सब से दिखाते हैं। अब इसका जो नाम है, इसके बारे में मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, बाकी आप इतना सब लोग जानते हैं। अब राशियों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने कर दिया। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ कि समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, और उसके बाद तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। आपके सिलेबस में द्विघात समीकरण भी है डियर स्टूडेंट्स, उसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं एकदम डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग समीकरण क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। आराम से समझते चलिएगा, इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। समीकरण किसे कहते हैं? अगर डियर स्टूडेंट्स इसकी नॉर्मल डेफिनेशन हम बोलें तो कहा जाता है कि किसी बहुपद को, अगर हमारे पास कोई बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल है, अगर उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दो तो जो हमें मिलता है उसी को समीकरण कहते हैं। समीकरण कैसा होगा? डिपेंड्स ऑन द पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जैसा रहेगा, अगर वो पॉलिनोमियल, वो बहुपद रैखिक होगा तो जो समीकरण बनेगा वो रैखिक समीकरण बनेगा। अगर वो बहुपद, वो पॉलिनोमियल द्विघात होगा तो जो समीकरण बनेगा वो द्विघात समीकरण ही बनेगा। जैसे आप लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स, px = 2x + 5, यह एक पॉलिनोमियल है। अगर हम इस px को 0 के इक्वल कर दें, अर्थात 2x + 5 = 0 लिख दें, तो ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि चूंकि यहां चर की घात 1 थी, इसलिए क्या था डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा रैखिक बहुपद था। कैसा बहुपद था? रैखिक बहुपद था। तो रैखिक बहुपद से जो समीकरण बना है डियर स्टूडेंट्स, उसी को क्या कहा जाएगा? रैखिक समीकरण कहा जाएगा। उसी को लीनियर इक्वेशन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, हो रही है बातें। लीनियर, रैखिक का मतलब होता है कि जो चर होती है, चर की जो घात होती है वो 1 होनी चाहिए। चर की घात कितनी होनी चाहिए? 1। अगर घात 1 है तो रैखिक है, घात 2 है तो द्विघात है। तो पहली डेफिनेशन सिंपली मैंने आपको बताया कि जब किसी बहुपद को हम 0 के बराबर कर देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग समीकरण कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, px = आपको दे दिया गया 5x² + 7x + 9, यह हमें दे दिया गया। यह एक बहुपद है। कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। यदि हम क्या करें, px = डियर स्टूडेंट 0 कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 5x² + 7x + 9 = 0 मिल जाएगा, और ये हमारा क्या होगा? समीकरण होगा। अब आप थोड़ा से देखिएगा, यहाँ पर जिस बहुपद की हम बात कर रहे थे, ये जो बहुपद यहाँ पर लिखा था, यह बहुपद कैसा था? द्विघात बहुपद था। जब हमने द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर दिया तो हमें द्विघात समीकरण मिल गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि समीकरण क्या होता है। जब किसी बहुपद को 0 के बराबर हम करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बहुपद को 0 के बराबर या बहुपद को किसी संख्या के भी बराबर कर देंगे तब भी समीकरण ही बनेगा।
जब किसी बहुपद को हम शून्य के बराबर कर देते हैं या किसी संख्या के बराबर कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, समीकरण। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन ये हो गई। इसके अलावा मैं एक डेफिनेशन और बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? मैं कहता हूँ चर एवं अचर राशियों का द्विपक्षीय संयोजन। जो ऐसा संयोजन जिसमें दो पक्ष हो, माने लेफ्ट हैंड साइड हो और राइट हैंड साइड हो, दायां पक्ष हो और क्या हो डियर स्टूडेंट्स, बायां पक्ष हो, द्विपक्षीय संयोजन हो और उसमें चर राशियां भी हों और उसमें क्या हो, अचर राशियां भी हों। इस प्रकार के संयोजन को हम क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। जैसे हमने लिखा x + 5 = 0। अब ये देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड है डियर स्टूडेंट्स, ये इसका राइट हैंड साइड है, माने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है। ये आप देखोगे ये क्या है, चर है, ये क्या है, अचर है। तो इसमें चर और अचर राशियां भी हैं और द्विपक्षीय संयोजन भी है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। और देख लीजिए, जैसे x + y = 5 बोल दिए, ये भी क्या है, एक समीकरण है। 2x + 7 = 0, ये भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक समीकरण है। क्लियर हो गई बातें? चलिए, तो समीकरण क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स की रैखिक समीकरण क्या होता है। अब हम बात किस पे करेंगे, रैखिक समीकरण क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। समझिएगा ध्यान से, बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण अर्थात लीनियर इक्वेशन, ऐसा समीकरण जिसमें जो चर राशि होगी उसकी घात हमेशा एक होगी, वो क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। जैसे x + 5 = 10 एक रैखिक समीकरण है, x + y = 7 एक रैखिक समीकरण है, x + y + z = 11 एक रैखिक समीकरण। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस रैखिक समीकरणों में भी कैटेगरी बन जाती है। जैसे ये समीकरण जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण है, एक चर वाला क्या है, रैखिक समीकरण। ठीक है, और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा तीन चरों वाला रैखिक समीकरण है। क्लियर हो रही बात है ना। तो रैखिक क्यों है, क्योंकि घात सब जगह क्या है, एक है। जो वेरिएबल है, जो चर राशि, उसकी घात सब जगह क्या है, एक है। जब चर की घात सब जगह एक है इसलिए वो रैखिक है। लेकिन अगर एक चर है तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर है तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तीन चर है तो तीन चरों वाला रैखिक समीकरण होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में जो है वो एक चरों वाला रैखिक समीकरण है और दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये हमारे सिलेबस में है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, उसको हम लोग किस तरीके से हल करते हैं और उसके हल का मतलब क्या होता है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, उनके हल का क्या मतलब होता है और उनको किस तरीके से हल किया जाता है, उनके जो हल आते हैं, उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, सब चीज़ें हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं एक चरों वाला रैखिक समीकरण। एक चरों वाला रैखिक समीकरण जिसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा एक चीज़ बताऊंगा कि किसी समीकरण के हल का मतलब क्या होता है। समीकरण के हल का क्या मतलब होता है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, समीकरण का हल, कोई भी समीकरण हो, क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की सॉल्यूशन का मतलब किसी प्रकार का इक्वेशन हो, एक चरों वाला, दो चरों वाला, तीन चरों वाला, या त्रिकोणमितीय समीकरण हो, द्विघात समीकरण हो, सबके हल का क्या मतलब होता है। जैसे बच्चों x + y = 5 आपने लिखा, ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। जैसे आपने x + 5 = 10 लिखा, ये एक चरों वाला रैखिक समीकरण है। बात समझ में आ रही है। रैखिक समीकरण के हल का क्या मतलब होता है।
रैखिक समीकरण हो या द्विघात समीकरण हो, किसी भी प्रकार का समीकरण हो, किसी भी समीकरण के हल का मतलब होता है उस समीकरण में उपस्थित चर राशि का वह मान जो उसको सेटिस्फाई करे, जो उसको संतुष्ट करे, वही उसका हल कहलाता है। जैसे अगर इसमें हम x बराबर 1 रखें, y बराबर 4 रखें, तो 1 + 4 = 5 आएगा, मीन्स 5 = 5 आ जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर इसमें हम x = 2 रखें, y = 7 रख दें, तो 2 + 7 करने पर यहाँ 9 आएगा जो कि 5 के इक्वल नहीं होगा। तो x = 2 और y = 7 जो होगा इसका सोल्यूशन नहीं होगा, इसका हल नहीं होगा। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स इसमें x बराबर अगर हम 5 रखते हैं तो 5 + 5 = 10 होता है, माने 10 बराबर 10 आ जाएगा, इसको संतुष्ट माने ये इसका हल है। लेकिन x बराबर कहें 7 रख दे तो 7 + 5 = 10 होगा, 7 + 5 = 12 बराबर देखो 10 बराबर नहीं आएगा। कहने का मतलब ये इसका हल नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, किसी भी रैखिक समीकरण या किसी भी समीकरण, वो द्विघात समीकरण हो, रैखिक समीकरण हो, एक चरों वाला रैखिक समीकरण हो, दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो, किसी भी समीकरण को हल करने का जो मतलब होता है वो बस इतना सा ही होता है कि उसमें उपस्थित चर राशि का वह मान जो उसको संतुष्ट करे, जो उसको सेटिस्फाई करे, उसको हल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक द्विघात समीकरण लिख दिया, x² + 5x लिख दिया -6 = 0, तो x की वो वैल्यू जिसको इसमें पुट करने पर ये सेटिस्फाई हो जाए, ये सेटिस्फाई हो जाए, उसका सोल्यूशन कहलाएगा। जैसे अगर हम इसमें x = 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर + 5 × 1 होगा -6 होगा, तो 1 + 5 - 6 होगा। तो ये देखो 5 - 5 मतलब 0 आ रहा है ना, मीन्स सेटिस्फाई हो रहा। तो x = 1 इसका एक सोल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। क्लियर हो गई बातें? चलिए अब हम बात करते हैं एक चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। सिंपल सी बात है, ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें केवल और केवल एक चर राशियां विद्यमान होंगी, उन्हीं को हम एक चरों वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, जैसे डियर स्टूडेंट्स हम एग्जांपल लिख सकते हैं 5x + 7 = 12 एक चरों वाला रैखिक समीकरण है। जैसे x + y / 7 = 1/2 एक चर वाला रैखिक समीकरण है, नहीं एक चर वाला नहीं है, यहाँ पर 5 कर दो, अभी एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। एक चरों वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है, एक चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने का क्या मेथड होता है, उसकी क्या विधि होती है, ये सब को पता है, क्योंकि बहुत ही छोटी क्लास से डियर स्टूडेंट्स आप लोग सीखते चले आ रहे हो। क्या करते हैं, जैसे 5x + 7 = 12 लिखा हुआ है, तो 5x = 12 - 7 कर लेते हैं, 5x = 5 आता है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स x = हमें 5/5 मिल जाता है, तो x बराबर 1 आता है। कैसे करते हैं, यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक लगता है, पक्षांतर करना। क्या करना डियर स्टूडेंट्स, पक्षांतर करना, पक्षांतर करके इसको क्या किया जाता है, हल किया जाता है। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक चरों वाला रैखिक समीकरण है जिसमें एक चर है, इसको हल करना है, तिरछा गुणा करा दोगे 2x + 10 आएगा = 7 आएगा, 2x = 7 - 10 आएगा, 2x = -3 आएगा, x = अभी आप लोग सोच रहे हो कि सर बड़ी छोटी छोटी चीज़ें बता रहे, नहीं छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको ऐसी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग एकदम 0 to हीरो लेवल की क्लास लेकर के चलते हैं। ठीक है ना, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स एक चरों वाला नहीं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है और इसको किस तरीके से हल किया जाता है, क्या बात करेंगे बच्चों। दो चरों वाला रैखिक समीकरण, देखिए ध्यान, जैसे x + y = 5, ये क्या है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। कोई और एग्जांपल यहाँ लिख दो, 7x - y = 11, ये क्या है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। अब यहाँ पर एक विशेष चीज ध्यान रखनी होती है कि इसके हल क्या क्या होते हैं, इसको हल किया कैसे जाता है। जैसे x + y = 5 है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ y = हम लोग ऐसे 5 - x लेते हैं, आपको याद होगा, और x की डिफरेंट वैल्यू रख करके y की डिफरेंट वैल्यू हम लोग निकालते थे, और इसका आप लोगों ने ग्राफ भी ड्रा किया होगा डियर स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो। जैसे x की वैल्यू 0 रखोगे तो y कितना आएगा 5, 1 करोगे तो 4, 2 करोगे तो 3, 3 करोगे तो 2, 5 करोगे तो 0, इस तरीके से। तो इसका हल कौन कौन आया, 0,5 इसका हल हो गया, 1,4 इसका हल हो गया, 2,3 इसका हल हो गया, 3,2 इसका हल हो गया, 5,0, ये सब इसके क्या कहलाते हैं, हल कहलाते हैं। ऐसे इसका भी हल निकल जाएगा। 7x - 11 = y कर देंगे,
y इक्वल टू 7x माइनस 11। अब टेबल बना करके x और y, x की अलग अलग वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें y की अलग अलग वैल्यू यहाँ से मिलती जाएगी और आराम से हमें वैल्यू मिल जाएगी। क्लास 10th में आप लोगों ने सीखा है बच्चों, इन सभी के सभी पॉइंट को ध्यान रखो, इन सभी के सभी पॉइंट को ला करके हम लोग कार्तीय तल, ध्यान रखिएगा, ला करके इन सभी के सभी पॉइंट्स को कार्तीय तल अर्थात कार्टेशियन प्लेन पे डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, इनको प्लाट करते हैं। प्लाट करने के बाद इसका ग्राफ सदैव एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा, सीधी रेखा, और रेखा से ही क्या बनता है, रैखिक समीकरण बनता है। उसी से लाइन से ही लीनियर बना है, किससे, लाइन से ही बच्चों क्या बना है, लीनियर बना है। ये चीजें आपको पता होंगी। अब इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपने देखा होगा तो क्लास 9 की बुक में इसके यहाँ पर क्वेश्चन भी दिए गए थे, समझिएगा ध्यान से। दो छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट हमें जो ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, वो ये याद रखना है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, अनेकों हल। क्या बोलेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होंगे, ठीक है, अपरिमित अनंत हल होते हैं। मान लीजिए कोई पूछता है कैसे, तो अभी आप देखते हैं ना, x की अलग अलग वैल्यू पुट करके y की अलग वैल्यू निकालते जाएंगे, बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। अगला चीज़ ये है बच्चों कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख सदैव एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, सदैव एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। ये जितने बारीकी से आपको मैं समझा दे रहा हूँ, छोटा छोटा कंसेप्ट, बड़ा बड़ा कंसेप्ट, हर एक टॉपिक को जितने अच्छे से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, पूरी लाइफ आपको काम करेगा और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल मिस आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपको जरूर आएगा। अब हम पहुंचते हैं डियर स्टूडेंट्स दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पर। अभी तो हमने डिस्कस किया रैखिक समीकरण क्या होता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, इसको किस तरीके से हम लोग हल करते हैं, क्या सारी बातें हैं, ये सब चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है बच्चों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर को आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखो दो चरों वाला समीकरण क्या होता है, जैसे एक समीकरण हम लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स x प्लस वाई इक्वल टू 5 ना, ये हमारा दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है। अब इसी के साथ एक और समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब ये जब दोनों समीकरण का पेयर हो जाए, जोड़ा हो जाए, तो इसी को बोला जाएगा दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। युग्म माने बच्चों कितना, जोड़ा। मतलब अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, अगर हम डियर स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो x और y की जो वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे वो वैल्यू केवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ऐसा नहीं, या केवल इसको सेटिस्फाई करे ऐसा हमें रिजल्ट नहीं फाइंड करना है। हमें x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होगी जो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन बोथ दोनों इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो डियर स्टूडेंट्स का क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। आपको याद होगा क्लास 10th में आप लोगों ने दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियों के बारे में चर्चा किया था। ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियों के बारे में चर्चा किया था। एक विधि को बच्चों बोलते हैं आलेखीय विधि, या जिसको हम लोग ग्राफीय विधि भी कह सकते हैं। आलेखीय विधि है ना,
जिसको हम लोग ग्राफीय विधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ग्राफिकल मेथड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, दूसरी विधि जो होती है डियर स्टूडेंट्स, वो आप लोगों ने पढ़ा था बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि जिसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स अलजेब्रिक मेथड। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आपको याद होगा इस अलजेब्रिक मेथड में आपको 3 मेथड्स वहाँ पर पढ़ाए गए थे। वो 3 मेथड आई होप आपको ज़रूर याद होगा डियर स्टूडेंट्स, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया गया था सबसे पहला विधि जिसका नाम होता है प्रतिस्थापन विधि। क्या नाम है, प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आप लोग पढ़े थे विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि, जिसको डियर स्टूडेंट्स आप लोग बोलते हो इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के नाम से आप लोग इसको जाना करते हैं। उसके बाद एक और थी डियर स्टूडेंट्स वज्र गुणन विधि। कौन सी विधि थी, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि जिसको आप बोलते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये इतना आप लोगों ने सीखा है। तो अभी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, बस इतना कहूँगा कि इसको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करे रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा हम 2 चरवार्षिक समीकरण जो युग्म होता है उसके जो हल होते हैं उसकी प्रकृति के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स आज के इस चैप्टर में, आज के इस लेक्चर में जो भी बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, जो कुछ भी मैंने आपको याद दिलाने का प्रयास किया है, वो सब कुछ आपको याद आएगा। डियर स्टूडेंट्स जानते हो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही आसानी से क्रैक हो जाता है अगर कोई बच्चा क्लास 10th की प्रिपरेशन अच्छे से किया हो तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। बस सारी की सारी चीज़ों को रिकॉल करना है अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।